ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्या, रिटर्न्स अंडर जीएसटी के क्वेश्चंस। अब सुनो बेटा, वैसे मैं हर क्वेश्चन हर चैप्टर से पढ़ाता हूं, आपको बताता हूं बेटा मैं क्यों, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े बेटा। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना बेटा, आज तक के जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारे आरटीपीज, एमटीपी, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट के बेटा। क्लियर सर, हर एक चीज हम कवर कर रहे हैं बेटा। पर सर अल्टीमेटली सर, अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए बेटा तो कॉन्फिडेंस आपका नेक्स्ट लेवल आएगा बेटा। हाँ है ना भाई? पर पॉइंट क्या बच्चों, सबसे पहले चैप्टर पढ़ना इज इंपॉर्टेंट बेटा। उसमें सेलेक्टेड टॉपिक के क्वेश्चन आए हुए बेटा, तो केवल क्वेश्चन पढ़ के काम नहीं होता बेटा, आपको चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। ओके आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स, ओ भाई मिस्टर है बेटा, सर a regular taxpayer did not make any taxable supply during the month of July. Is he required to file GST 3B? पूरे महीने में उसने कोई सप्लाई नहीं किया, क्या 3B फाइल करना है क्या? यस, नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ऑल दो उसका कोई सप्लाई नहीं है। क्लियर? हाँ, एक शॉर्ट एसएमएस के थ्रू भी वो सप्लाई और रिटर्न फाइल कर सकता है थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बेटा। हाँ है ना भाई? पर रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। एक बार पढ़ना बेटा क्या लिखा है, a regular taxpayer is required to furnish a return under section number 39 for every month even if no supplies have been effected during the such period beta. In other words, filing of return nil GST 3B is also mandatory beta. Therefore इस केस में Mr. X is required to file GST 3B even if he did not make any supply during the month of July beta. हाँ है ना भाई? चलिए 2, मिहिर, if a return has been filed, if a return has been filed, how can it be revised if some changes are to be made? अगर कोई रिटर्न आपने फाइल कर दिया बेटा, क्या रिटर्न रिवाइज होता है जीएसटी में बेटा? मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देना बेटा आप। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल किया जीएसटी में, उसमें कोई गलती हो गई, तो क्या वो रिटर्न आप रिवाइज कर सकते हो? नो, अंडर जीएसटी। अब लैंग्वेज सुनो बेटा आप ध्यान से, देखो केवल यस नो से मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा आपको, इसलिए उसके बाद जो मैं बोलता हूं वो भी आपको ध्यान से सुनना है बेटा। क्लियर सर? वही अपनी लैंग्वेज है बच्चों कि सर अंडर जीएसटी नो रिटर्न कैन बी रिवाइज, देयर इज नो मैकेनिज्म टू रिवाइज द रिटर्न विच इज ऑलरेडी फाइल्ड, बट इफ एनी मिस्टेक और ओमिशन, मिस्टेक मतलब गलती हो गई बेटा, ओमिशन मतलब कुछ रह गया बेटा, if any mistake or omission is found subsequently, तो ऐसे केस में, then in such a case that mistake can be rectified. हेलो हेलो, ओके ओके ओके, ओ बैटरी, ओ बैटरी ध्यान दे। नहीं मैंने बैटरी बोला तो इसको क्यों बोला था, वो बुला रहा है बेटा सर ओके बैटरी इधर ध्यान सर, ये बोला है, मान लो सर रिटर्न रिवाइज नहीं होते बेटा, बट इफ सब्सिक्वेंटली एनी मिस्टेक और ओमिशन इज फाउंड, देन the mistake or omission can be rectified in any of the return which is filed subsequently बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? प्रायर पीरियड के अमेंडमेंट आप कर सकते हो, द अमेंडमेंट्स ऑफ ऑलरेडी फाइल्ड रिटर्न कैन बी सबमिटेड इन द रिटर्न ऑफ द करंट मंथ इन विच मिस्टेक वाज फाउंड बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? बट द लास्ट डेट बाय विच दिस मिस्टेक कैन बी रेक्टिफाइड इज द 30th November of the next financial year or actual filing of annual return whichever is earlier. हाँ है ना मालिक? क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। समझ में आया बेटा आपको? ये 30th नवंबर लिखा है बेटा। क्लियर? एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier लिखा है बेटा आपके लिए। हाँ है ना भाई? क्लियर? अमेंडमेंट टेबल के अंदर आप मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो बच्चों, यस या नो? यस।
समझा क्या होशियारी? आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ऑल टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटी 1 only after the end of the current tax period. Comment on the validity of the above statement with reference to GST law. बेटा सर 2 बार एग्जाम आया है बेटा, देख लीजिए आप, 3 मार्क 2 मार्क का बेटा। भाई क्या इधर देन, मैं तुम्हें याद दे रहा हूं बेटा, क्या जनवरी महीने का जीएसटी 1 जनवरी महीना खत्म होने से पहले फाइल कर सकते हो क्या बच्चा आप? जिंदगी में कभी नहीं। जीएसटी 1 कैन नेवर बी फाइल्ड बिफोर एंड ऑफ द करंट मंथ बेटा, बट 2 एक्सेप्शन बेटा इसके है, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और आपका बिजनेस क्लोज हो गया बेटा, और सेकंड अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया बेटा, कैंसल, तो सर आफ्टर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यू कैन फर्निश द रिटर्न बेटा इवन बिफोर द एंड ऑफ द करंट मंथ बच्चा। यस या नो? याद है कि नहीं बेटा आपको? अब मेरी बात समझिए बेटा यार, वी नेवर नो विच लाइन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम बेटा। ये पूछा ना क्वेश्चन, अब इसका आंसर आपको आता था नहीं आता था? मुझे बताओ बेटा, आप लोग आता था ना बच्चों? क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। कितना टफ है क्या यार? टेक्निकल है क्या बहुत ज्यादा? नहीं, पर अगर आपने पढ़ा होगा तो आएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा बेटा, समझे? और मैंने वैसे भी हर पॉइंट को लॉजिकल पढ़ाया बेटा, तो आपको याद जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस एक बार पढ़ना आपके एंड पे आपको पड़ेगा बच्चा। क्लियर? क्लिक कर जाएगा एग्जाम में, मेरे काम में वो हो जाएगा बेटा, पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना एक बार यार। आइए क्वेश्चन नंबर 4। और पता है ये चैप्टर, ये क्वेश्चन करने से आप ये भी कॉन्फिडेंस जगाइए अपने आप में कि किस तरह से आपने पढ़े हुए बेटा, और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, और किस तरह से आप आंसर लिखोगे बेटा। पढ़ना। प्लीज आंसर द फॉलोइंग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट केसेस। इंडिपेंडेंट केस मतलब दोनों केस अपने आप में इंडिपेंडेंट बेटा, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, विद रेफरेंस टू सेक्शन 37 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल नंबर 59 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स बेटा, ठीक है। मिस्टर कोहली, नॉट कोहली, इज रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ गुजरात, बड़े मीठे लोग होते बेटा आके। ही इज फाइलिंग GSTR 1 every month during the month of February 18। वो किसी के साथ आउट ऑफ इंडिया गया बेटा, so did not do any transaction during the month बेटा, फरवरी महीने में कोई काम नहीं किया आदमी ने बेटा। he believes that as there is no transaction there is no need to file GSTR 1 for the month of February। is he correct? no। what should be your answer? बुक में देखना बेटा, आंसर क्या होना चाहिए? No, this assessee is not correct, because even if there is no transaction in a particular month, every registered person, ये language है बेटा आपकी, every registered person is required to submit statement of outward supply in form of GSTR 1, and if there is no transaction then nil GSTR 1 is required to be submitted। therefore in this case Mr. Kohli is required to submit nil GSTR 1। हाँ ना भाई? yes। ये आंसर समझ में आ रहा है बेटा कैसे लिखना है? अरे क्लियर, डन। कैसे लिखना समझ में आ रहा है बेटा आपको? ओके। सेकंड, ओ मिस्टर काजी इज अ रजिस्टर्ड डीलर इन केरला। ही वाज रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 बेटा, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 he converted from normal taxpayer to composition taxpayer। is he liable to file GSTR 1 for the month of April? no sir, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में अगर आप रजिस्टर्ड करा देते हो तो देयर इज नो नीड टू फाइल GSTR 1। क्लियर? सो डायरेक्टली आपको GSTR 4 फाइल करना पड़ेगा फाइनेंशियल खत्म होने के बाद बच्चों। नो नीड टू फाइल GSTR 1 बाय द कंपोजिशन सप्लायर बेटा। बोलो यस सर। चलिए सरकार। मिस्टर कल्पेश is a registered dealer in Kerala paying tax under composition levy from 1st of April। however he opts to pay tax under regular scheme from 1st of December बेटा। 1 दिसंबर से वो कंपोजिशन लेवी स्कीम में टैक्स पे करना में वापस बोलता बेटा। इज रजिस्टर्ड डीलर इन केरला पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी फ्रॉम 1 अप्रैल बेटा, ठीक है। 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम आ गया बेटा। हाउएवर ही ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम फ्रॉम 1 दिसंबर बच्चा। ओके, ये अभी कंपोजिशन में है, किस में आ रहा है बेटा? अभी ये रेगुलर स्कीम में आ रहा है 1 दिसंबर से बेटा। इज ही लायबल टू फाइल GSTR 4 फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच ही ऑप्टेड आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम? आंसर क्या है? यस भाई। 30 नवंबर तक तो था ना ये कंपोजिशन स्कीम में, तो GSTR 4 एनुअली फाइल करना पड़ता है, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद फाइल करना पड़ता है। तो सर 30 नवंबर तक के जो ट्रांजेक्शन हुए उसके लिए तो GSTR 4 फाइल करेगा ना यार? यस बिल्कुल फाइल करना पड़ेगा बच्चों। भारत माता की जय। कब तक बेटा? 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बच्चों। भारत माता की जय। क्वेश्चन नंबर 6, मिसेस जरीना
करीना नहीं बेटा, जरीना। रजिस्टर्ड इन राजस्थान, डिड नॉट फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जून। ओ भाई जून महीने के लिए कोई 3B फाइल नहीं किया, बट शी वांट टू फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। जब तक प्रीवियस टैक्स पीरियड का आप 3B फाइल नहीं करते, करंट टैक्स पीरियड का आप 3B फाइल नहीं कर सकते। देयरफॉर इन दिस केस मिसेस जरीना कैन नॉट डू द सेम बेटा। हाँ है ना भाई? यस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ते आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे आपके? क्लियर? आइए 7, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज व्हिच कैन बी फर्निश यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज। सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी याद है बेटा आपको? उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप फर्निश करते हो? वही B2B सप्लाई याद है बेटा आपको? भले इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर सच इनवॉइसेस इश्यूड प्रीवियसली बेटा। हाँ है ना भाई? मतलब B2B ट्रांजेक्शन आप पंच करते हो इन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। कोई खास बात? चलिए, ए इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, वाह, एंड इज रजिस्टर्ड अंडर GST बेटा, बहुत अच्छा बेटा। On a query regarding return filing process by a potential client, A has represented him as a GST practitioner बेटा। पढ़ना आगे। A is of the view that since he is a qualified chartered accountant with the GST registration in the name of his proprietorship firm बेटा, उसकी CA firm GST में registered है बेटा, he also qualifies as a GST practitioner. Is the understanding of Mr. A correct? भाई अगर आप प्रैक्टिसिंग सी हो तो क्या ऑटोमेटिक जीएसटी प्रैक्टिशनर हो क्या? नहीं। मजा आ गया बच्चा यार। सर टू बी अ जीएसटी प्रैक्टिशनर आपको आपका एनरोलमेंट कराना पड़ेगा ऑन द जीएसटी पोर्टल सेपरेटली बाय अप्लाइंग एन एप्लीकेशन ऑन द जीएसटी पोर्टल एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। इसलिए ऑटोमेटिकली आप जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं हो। हाँ है ना भाई? समझे मेरी बात? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों आपको? आइए बच्चों, क्विक टैक्स GST return filing service provider has asked its client to provide the scanned copy of the tax invoices issued to B2B customer for uploading on the GST portal beta and filing the return. Whether the process followed by quick tax is correct? क्या इनवॉइस B2B सप्लाईज का GST 1 फाइल करते वक्त क्या स्कैन कॉपी चाहिए क्या बिल का? सर सर्टेन इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी बेटा, नॉट द स्कैन कॉपी ऑफ इनवॉइसेस। शायद मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको? क्लियर? डन। क्वेश्चन नंबर 10 आप समझ रहे हो बच्चों? जो आपने पढ़ा वो हर एक बात आपको आती है बेटा। क्लियर? ऑल दो चैप्टर खत्म होता होगा ना तो आपको लगता होगा पता नहीं पूरा चैप्टर खत्म हो गया, हमको याद है कि नहीं बेटा। ये क्वेश्चन सोल्व करके मैं आपको एहसास करता हूं कि आपको सब आता है बेटा। क्लियर? आइए सर, एक्स लिमिटेड इज वाइंडिंग अप इट्स बिजनेस इन राजस्थान बेटा, धंधा बंद राजस्थान में बेटा। सर द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ, एक मिनट चलो आप बताओ रे, ए बिजनेस बंद कर रहा है, याद है फाइनल रिटर्न? हाँ है ना भाई? 3 महीने याद है? पढ़ना। द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ एक्स लिमिटेड हैज सजेस्टेड दैट एक्स लिमिटेड विल हैव टू ईदर फाइल द एनुअल रिटर्न और द फाइनल रिटर्न एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी कैंसिलेशन। ओ भाई साहब आप मुझे बताओ, सर ये क्या बोलता है? यहां तो एनुअल रिटर्न फाइल कर दे या फिर फाइनल रिटर्न फाइल कर दे एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। डू यू एग्री विद द स्टैंड टेकन बाय द टैक्स कंसल्टेंट ऑफ एक्स लिमिटेड? नो। क्यों नहीं भाई? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज एनुअल रिटर्न, प्लस अगर आप कैंसिल करा रहे तो उसके लिए फाइनल रिटर्न अलग है, तो आपको दोनों फाइल करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा बेटा? दोनों फाइल करने पड़ेंगे बच्चों। यस या नो? क्लियर? डन। मिस एक्स, नहीं सॉरी, एक्स हैज नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर बेटा, कोई सप्लाई नहीं किया। हाउएवर एक्स हैज प्रोक्योर्ड सर्टेन इनपुट सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ बेटा, सप्लाई कुछ भी नहीं किया, कुछ इनवर्ट सप्लाई ली इसने सर्विसेज की बेटा। एक्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट he can file nil GST 3B for the current month of September through SMS. Whether the understanding of X is correct? nil रिटर्न कब कहते हैं बेटा? किसी भी रिटर्न को जब पूरे रिटर्न के किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में कोई एंट्री नहीं हो। अब आपने इनवर्ट सप्लाई लिया जिसपे आप ITC क्लेम करोगे अगर बेटा,
तो क्या नील रिटर्न कहेंगे क्या बेटा उसको? नहीं, इन दिस केस इसको नील रिटर्न नहीं बोलते हैं, क्योंकि इट शुड हैव नील और नो एंट्री इन ऑल इट्स टेबल। यहाँ पे तो इनवर्ट सप्लाई उसने लिया है बेटा, इसलिए सारे टेबल इसके नील नहीं है, इसलिए इसको रिटर्न नील नहीं बोलेंगे, इसको रेगुलर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बोलो यस सर, क्लियर, डन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकम जीएसटी प्रैक्टिशनर? Yes, a person who has passed the final examination of the ICAI, ICSI or ICMI beta, clear, can apply himself as a GST practitioner on the GST common portal. He is eligible for the same beta, clear। और इसलिए मिस्टर एक्स नहीं, एक्स है नहीं इसमें बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन अप्लाई फॉर अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। बच्चों कोई खास बात? समीर, a registered person under GST, is unable to file GSTR1 on the reason that, on the reason being shown that tax payable under GSTR1 has been filed in respect of last tax period exceeds the tax payable under GSTR 3B which had been filed for the corresponding tax period बेटा। एक मिनट, अभी मान लो कौन सा महीना है बेटा? जनवरी बेटा। दिसंबर महीने का इसने जो GSTR1 फाइल किया था उसमें टर्नओवर ज्यादा था बेटा, और उसका जो 3B फाइल किया था उसमें टर्नओवर कम दिखाया था, तो करंट मंथ का इसका GSTR1 ये फाइल करने नहीं दे रहा सॉफ्टवेयर बेटा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डिपार्टमेंट एंड मिस्टर समीर फॉर द सेम एज पर रूल नंबर 88C ऑफ द CGST रूल्स। याद है बेटा आपको? क्लियर सर, इधर ध्यान, रूल नंबर 88C लिखना है अपने को कुल मिला के बेटा। क्या बोलता है रूल नंबर 88C? अगर किसी एसएससी ने जो आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करी इन हिज GSTR1 इज हायर देन द डिक्लेयर्ड इन द टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन हिज GSTR 3B, देन डिपार्टमेंट क्या करेगा? आपको एक नोटिस इश्यू करेगा। क्या इश्यू करेगा बेटा? इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। वो फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, और वो नोटिस इश्यू करके बोलेगा क्या? अगले 7 दिन में, अगले 7 दिन में या तो आप अपना डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स है वो पे कर दो, या फिर आप अपना रिप्लाई सबमिट कर दीजिए। ये तो डिपार्टमेंट का एक्शन हो गया बेटा। अब एसएससी क्या करेगा? नेक्स्ट 7 डेज में या तो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स गलती समझ के पे कर देगा, नहीं तो रिप्लाई सबमिट करेगा बेटा। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं किया बेटा, या रिप्लाई सबमिट किया पर वो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो डिपार्टमेंट रिकवरी करने पहुंच जाएगा एज पर सेक्शन में 79 बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? ये पूरा मैंने रूल नंबर 88C बोल दिया बेटा आपके लिए। यस या नो? यस, पक्का बच्चों, डन। 14, अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? मिस्टर सुमित is a registered dealer in the state of Punjab. In the month of May, he decides to apply for QRMP scheme बेटा। एक मिनट, पंजाब में सुमित भाई रजिस्टर्ड है बेटा। मई महीने में इनको ख्याल आया कि मेरे को तो QRMP स्कीम चाहिए। As he wants to switch to QRMP scheme, he had not filed his return for the month of May and June. Please guide Mr. Sumit regarding the following: conditions and restrictions of QRMP scheme, manner of exercising option for QRMP scheme। पहली बात तो मुझे बताइए बेटा, आप अगर आपको QRMP स्कीम लेना है मई महीने में, अगर आपने डिसाइड किया है, तो आप कब से आ सकते हो बेटा? अगले क्वार्टर से आ सकते हो बच्चा। याद है बेटा आपको? हाँ, 30 अप्रैल से पहले पहले सोच लेता बेटा, ये तो करंट क्वार्टर के लिए भी आ सकता था बच्चा, पर मई में सोचा तो कब के लिए आएगा? देखो बेटा, अभी पॉइंट पर मई बोलते ही आपको याद आ रहा है बेटा। आप समझिए बच्चों, मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया कि प्रीवियस क्वार्टर के सेकंड मंथ की फर्स्ट डे से लेके करंट क्वार्टर की फर्स्ट मंथ की लास्ट डे तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा पढ़ाया गया मैंने आपको बेटा? अच्छा, अभी मैंने बोला तो आपको शायद समझ में आया होगा। क्लियर? आप समझिए आपने किस लेवल से पढ़ाई करी बेटा। क्लियर सर? थ्योरी की तरह याद नहीं करने का, हर एक चीज को प्रैक्टिकली समझने का बच्चों। अभी मई महीना बोलते ही आपको याद आ रहा है क्या कि भाई साहब ये गलत बोल रहा हो शरी, ये नेक्स्ट क्वार्टर से QRMP स्कीम आ पाएगा, मतलब करंट क्वार्टर जो चल रहा है अप्रैल मई जून, उसके तो इसको नॉर्मल GSTR1 और नॉर्मल GSTR 3B इसको फाइल करना पड़ेगा मंथली बेस पे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर सर? देखिए ध्यान से, सबसे पहला मिस्टर सुमित हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर ऑप्टिंग द QRMP स्कीम। ये कंडीशन रेस्ट्रिक्शन फॉर QRMP स्कीम क्या है? फर्स्ट, ऑल इंडिया बेस पे इसका एग्रीगेट टर्नओवर शुड बी अप टू ₹5 CR इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बेटा। सेकंड, ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग मंथ
इज ड्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। भाई क्यूआरएमपी स्कीम जब ले रहा है ये, तब प्रीवियस मंथ के सारे रिटर्न इसके सबमिट होने चाहिए, तब जाके क्यूआरएमपी स्कीम में आ पाएगा बेटा ये। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन एवरी क्वार्टर। एक बार आ गया तो आ गया, इसको हर महीने में ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग क्या है बेटा? रजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर सुमित इंटेंडेड टू ऑप्ट क्यूआरएमपी स्कीम फॉर एनी क्वार्टर should indicate his preference for furnishing return on quarterly basis from first day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter in which option is being exercised। है ना, पिछले क्वार्टर की सेकेंड मंथ का फर्स्ट डे से लेके करंट क्वार्टर की फर्स्ट मंथ की लास्ट डे तक वो अप्लाई कर सकता है ना भाई? फिट वर्क नहीं, मुझे बताओ बेटा यार सरकार। आइए सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर देयर इज नो नीड टू इश्यू द ईवी बिल। अरे यार ये एक्चुअली क्या है, ईवी बिल हम पढ़ेंगे चैप्टर बेटा, तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा बेटा। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीएसटी लॉ बेटा। क्लियर? हम बात करेंगे इसके बारे में कब? ईवी बिल में। अच्छा सर, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर गुड्स जाता है बेटा तो उसके बारे में ईवी बिल इश्यू करना पड़ता है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो इररेस्पेक्टिव वैल्यू ईवी बिल इश्यू करना पड़ता है, पर आपने ईवी बिल पढ़ा ही नहीं बेटा, तो मैं कैसे बताऊं इसके बारे में? ठीक है, तो ये जब आप ईवी बिल पढ़ लेंगे इसका आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा वहां पे बेटा। ओके चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 सबमिशन ऑफ इनवॉइस वाइज डेटा of outward supply is mandatory for all kinds of invoice issued during the tax period। कमेंट क्या सही है? ये गलत है बेटा, क्योंकि केवल B2B सप्लाई है। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो हर एक इनवॉइस की इंफॉर्मेशन पंच करना पड़ता है, पर अगर आपने B2C सप्लाई किया, क्या किया बेटा आपने तो कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती। बस अगर आपका इंटर स्टेट सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने सप्लाई किया ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख, उस इनवॉइस को अलग से पंच करना पड़ेगा, बाकी सारा कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन पंच करना पड़ता है। रेट वाइज स्टेट वाइज ज्यादा है बच्चा आपको? यस वेरी गुड बेटा। ये देखिए 1 लाख बेटा, हाँ है ना भाई? अब सुनो, पहले 2.5 लाख था बेटा, कितना था बेटा पहले? ये जो अमेंड होके कितना हुआ? 1 लाख। पर मैंने आपकी बुक के अंदर सारे आंसर अमेंड किए हुए बच्चों। क्लियर? समझे मेरी बात? तो हर एक चीज सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ बेटा आपकी बुक्स वगैरह के लिए, ऐसे ही ये लिखा हुआ नहीं आता है, हर एक क्वेश्चन सर्च करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है बेटा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर पृथ्वी कौन बेटा? पृथ्वी a registered person for financial year 22-23 and 23-24 were rupees 240 lakhs and 5.70 lakhs 570 lakhs respectively beta. He has not filed the annual return GST 9 under section number 44 of the CGST Act before the due date. Discuss the penal provisions if any for not filing the annual return before the due date beta. याद है एनुअल रिटर्न अगर फाइल नहीं करते, लेट फाइल करते तो 100 रुपए पर डे, सब्जेक्ट मैक्सिमम फीस 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट व्हिचएवर इज लोअर। हाँ है ना भाई? यस। पर सर 2022-23 ऑनवर्ड्स लेट फाइलिंग फी रिड्यूस कर देता ना बच्चा, कितना? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का था, याद है बच्चा आपको, तो सर लेट फाइलिंग फी कितना था बेटा पे? 25 रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.02% ऑफ दी टर्नओवर इन द स्टेट। और अगर 5 करोड़ से ऊपर पर 20 करोड़ तक का टर्नओवर था तो सर 50 रुपए पर डे, सब्जेक्ट मैक्सिमम 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट व्हिचएवर इज लोअर इज द मैक्सिमम फाइलिंग लेट फाइलिंग फी फॉर सीजीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? अच्छा सुनो, अब इसने ये नहीं दे रखा कि किस दिन इसने फाइल किया रिटर्न बेटा, इसलिए अमाउंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा इसमें। क्लियर? केवल प्रोविजन लिख के आना था। आई होप समझ में आया बेटा आपको आंसर, यस या नो? चलिए अच्छा, पता है अगर इसने लिखा होता क्या कि 22-23 का ड्यू डेट ये था 31 दिसंबर 23 बेटा, और उसने एक्चुअली फाइल किया क्या इस दिन, तो आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करना होता था बेटा, और फिर उस ईयर का टर्नओवर भी दिया होता क्वेश्चन ने, उसका 0.02% कैलकुलेट करते बेटा आप लोग, फिर व्हिचएवर इज लोअर तो अमाउंट लिख के आना था आंसर में बेटा। पर इसमें केवल प्रोविजन पूछा बेटा कि कितना लेट फाइलिंग फी है बेटा। ओके चलिए, एक्सप्लेन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न किसको फाइल करना होता है? टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द फाइनल रिटर्न एंड लेट फी फॉर डिले ऑफ द फाइलिंग द फाइनल रिटर्न बेटा। सबसे पहली बात, जिसका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा था बेटा? कैंसल, उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता। कितने टाइम में बेटा? विद इन 3 मंथ। कब से? इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज लेटर, वहां से 3 महीने बेटा। क्लियर? फॉर्म नंबर जीएसटीआर 10। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? और सर
क्वांटम ऑफ लेट फाइलिंग फी कितना बेटा? अच्छा, इसलिए लेट फाइलिंग फी को रिड्यूस नहीं किया बेटा कहीं पे भी बेटा, तो 100 रुपी पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम रुपीज 5000 अंडर CGST बेटा। भारत माता की जय। देखो यहाँ पे भी 100 रुपये लिखा है बेटा, देखो आप 200 रुपये नहीं लिखा बेटा। मैं आपको ये कह रहा था कि CGST का लेट फाइलिंग फी लिखा ना आपको बेटा। ओके हाँ सर, आइए बच्चों, और यहाँ पे जरूर लिख देना क्या, एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर रेस्पेक्टिव SGST एक्ट और UTGST एक्ट एज वेल बच्चों। ओके ठीक। हु कैन बी अ GST प्रैक्टिशनर अंडर सेक्शन 48 ऑफ द CGST एक्ट बेटा? याद है बेटा आपको? सर अभी हमने पढ़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चा, क्लियर, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट एडजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, क्लियर, नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट और एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए बेटा। याद आया बच्चों आपको? यस क्लियर। अब सुनो, सिंस क्वेश्चन था 5 मार्क का बेटा, तो इन्होंने क्या बोला, एनी 3 पॉइंट्स में भी मेंशन तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है, पर आपको याद तो पूरा ही करना है बच्चा। हाँ है ना मालिक? चलिए 19 डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 9 relating to rectification of the error or omission in the GST return already filed and also state the exception, state the time limit for making such रेक्टिफिकेशन बेटा। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई रिटर्न फाइल करने में कोई मिस्टेक हो गया या कोई ओमिशन हो गया तो रिटर्न रिवाइज नहीं होता है, बट यस सब्सिक्वेंट पीरियड में अगर वो मिस्टेक या ओमिशन आपको ऑब्जर्व हुआ तो जिस महीने में आपको ये मिस्टेक पता पड़ी उस महीने के GST 3B फाइल करते वक्त आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो बेटा, या उस ओमिशन को रेक्टिफाई कर सकते हो बेटा, क्लियर। पर उसका एक्सेप्शन क्या है इधर ध्यान अरे याद है कोई एनफोर्समेंट एक्टिविटी चल रही थी बेटा, डिपार्टमेंट ने रेड मारा था, सर्च किया बेटा, इंस्पेक्शन किया, ऑडिट किया, सर उस दौरान पता पड़ा कि आपने गड़बड़ करी बेटा, तो रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं करते। याद है बेटा आपको? क्लियर। एंड सर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रेक्टिफिकेशन इज क्या बेटा? फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है बच्चों आपको? क्लियर। आइए बच्चों, मतलब प्रोविजंस अगर आपने अच्छे से पढ़े तो 100% आंसर आना ही आना है बेटा। डिस्कस अबाउट द लेट फी लेवेबल अंडर GST फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ फाइनल रिटर्न। अभी हमने पढ़ा बेटा 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5000 बच्चों। एनुअल रिटर्न की लेट फाइलिंग फी ये रही बेटा, अभी हमने पढ़ी बेटा 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम 0.025 बेटा। पर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो ये लेट फाइलिंग फी, 5 करोड़ से ऊपर है 20 करोड़ तक का है तो लेट फाइलिंग फी ये रही बेटा। मतलब डायरेक्ट प्रोविजन लिखा पूरे मार्क्स है बेटा आपके। क्लियर। चलिए एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 ऑफ द CGST एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर बेटा। ओ भाई किसको फाइल करना है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर बेटा। फॉर्म नंबर GST 9 31 दिसंबर उससे पहले पहले फाइल करना बेटा। पर इन फॉलोइंग लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, जो अभी हमने पढ़ा बेटा थोड़ी देर पहले। कोई खास बात बच्चों? आप समझो मेरी बात को बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप देख लीजिए बेटा। बस पॉइंट इज दैट सब्जेक्ट आपका अच्छा से पढ़ा होना चाहिए बेटा। ओके 22 बेटा, what kinds of invoice details of outward supplies are required to be furnished in GSTR 1 of the outward supplies? GSTR 1 में क्या फाइल करना पड़ता है? याद है हमने एक बॉक्स पढ़ा था बेटा, जिसमें हमने पढ़ा था क्या, B2B सप्लाई अगर है तो इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, हर इनवॉइस आपको पंच करना पड़ता है बेटा। क्लियर। पर अगर B2C सप्लाई है तो कंसोलिडेटेड डिटेल स्टेट वाइज रेट वाइज, और अगर B2C में इंट्रास्टेट है तो सर रेट वाइज आपको फाइल करना है, इंटरस्टेट विद इन द स्टेट तो ही बेटा। पर अगर कोई पर्टिकुलर सप्लाई इंटर स्टेट है अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेटा, जिसका वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख है, तो उसका इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन फर्निश करना पड़ेगा, प्लस जितने भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने इश्यू किए ड्यूरिंग दिस पीरियड वो सब भी आपको फर्निश करने पड़ेंगे इन फॉर्म नंबर GSTR 1। भारत माता की जय। टफ है क्या? चलिए अच्छा, आप चाहे तो ऐसे लिख के आए, आप चाहे तो हमने जो बॉक्स पढ़ा था बेटा बुक के अंदर वो बॉक्स बना के आएंगे तो भी चल जाएगा बेटा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर 23 मेसर्स केवेनॉन एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ डिजाइनर वेडिंग ड्रेसेस। अच्छा एक बात और बच्चों, जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मेरा रिक्वेस्ट क्या आपसे बच्चों, सबके आंसर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ बेटा, और आपसे हो भी रहा आराम से बेटा। पर मेरा रिक्वेस्ट क्या है, 5 से कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन आप सेलेक्ट करिएगा बेटा हर चैप्टर के बेटा, एंड ट्राई टू राइट देयर आंसर इन योर ओन लैंग्वेज बच्चों, ठीक है। और फिर उसको आप आंसर से चेक करिएगा, लैंग्वेज एग्जैक्ट मैच नहीं होगी चलेगा, पर अल्टीमेट आंसर विल बी देयर, आंसर शुड बी देयर बेटा। ओके प्लीज सर। 23 मेसर्स केवेनॉन एंटरप्राइजेज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ डिजाइनिंग वेडिंग ड्रेसेस अंडर रेगुलर स्कीम हैज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर of ₹30 lakhs during the preceding financial year. Okay,
It is of the view that in the current financial year, it is permitted to file its monthly statement of outward supply in GSTR 1 on a quarterly basis, while its accountant advises it to file the same on monthly basis. You are required to advise Messrs Covenant Enterprises on the same. सबसे पहली बात सर, ये रेगुलर स्कीम में जीएसटी में रजिस्टर्ड बेटा, क्लियर सर। इसका टर्नओवर प्रीवियस में कितना बेटा, 30 लाख। तो सबसे पहली बात तो ये बेटा कि ये रेगुलर स्कीम में इसको मंथली जीएसटी 1 फाइल करना पड़ेगा बाय 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बच्चों। पर अगर ये चाहता है कि मेरे को क्वार्टरली बेस पे फाइल करना है तो ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है। क्यूआरएमपी स्कीम याद आया बेटा आपको, क्लियर, क्योंकि इसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ या उससे कम है। और अगर ये क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करता है तो इसको जीएसटी 3 भी क्वार्टरली फाइल करना है और जीएसटी 1 भी क्वार्टरली फाइल करेगा बेटा, ये हाँ है ना भाई। तो उस केस में क्वार्टरली फाइल कर पाएगा, अदरवाइज तो मंथली ही फाइल करना है इसको बेटा, क्लियर। ड्यूरिंग अ गिवन टैक्स पीरियड पढ़ना, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ओइंग टू एन ऑफ सीजन था बेटा, सेल कम थी बेटा, मेसर्स केवेनेंट एंटरप्राइजेज हैज नॉट मेड एनी टैक्सेबल सप्लाई, पूरे महीने में कोई सप्लाई नहीं हुआ भाई साहब का। देयरफॉर Messrs Covenant Enterprises opines that no return under GST is required to be filed by the said period बेटा। कोई सप्लाई नहीं तो कोई रिटर्न भी फाइल नहीं करना बेटा, क्या ये सही है? You are required to examine the technical veracity of the opinion of Messrs Covenant Enterprises. Is he correct? No, क्योंकि even if there is no transaction during the particular period, clear, आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको रिटर्न तो सबमिट करना पड़ेगा, भले ही वो नील रिटर्न हो बेटा, हाँ है ना भाई। तो इसको नील जीएसटी 1 या नील जीएसटी 3 भी फाइल करना पड़ेगा, ऑल्दो देयर इज नो आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द करंट मंथ बेटा। बोलो यस सर, अरे क्लियर, डन। 24th, द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, दैट इज अ कंपोजिशन सप्लायर is aligned with the due date of return to be filed by the said person। एक मिनट बेटा, कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन को जो रिटर्न फाइल करना है, क्या उसी से उसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स लिंक्ड है क्या बेटा? नहीं, कंपोजिशन स्कीम वाले को रिटर्न एनुअली फाइल करना पड़ता है फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 जून या उससे पहले, पर पेमेंट तो क्वार्टरली करना पड़ता है बच्चों, थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी सीएमपी 08 क्वार्टरली बेसिस बाय 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बच्चों, हाँ है ना भाई। चलिए 25, ब्रेक चाहिए बेटा आपको? अभी दू या 10 मिनट बाद दू? अभी दू बेटा, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, माहौल जबरदस्त शानदार।